अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है ज़ीशान उस्मानी। आज हम एक बहुत ही ज़्यादा अहम टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करेंगे और ये टॉपिक है अपने आप को पहचानें। जब तक आप अपने अंदर झांक के अपने आप को नहीं समझ पाएंगे तब तक ये दुनिया आपसे हल नहीं होगी और ये दुनिया की समझ आपको नहीं आएगी। जहाँ पर हम पैदा हुए, जहाँ पर हम पले बढ़े, हमारे माँ बाप, हमारे ख़ानदान वाले, नाना नानी, दादा दादी, इन तमाम का इन्फ्लुएंस मिलके हमें शेप अप करता है, हमें वो बनाता है जो हम आज हैं। इसमें बहुत सारी अच्छी बातें होती हैं और बहुत सारी कोताहियाँ, कमी, खामियाँ, महरूमियाँ रह जाती हैं। आप दुनिया से लड़ते रहें और आपके बहुत सारे काम नहीं होते और आपको पता नहीं लगता ऐसा क्यों हो रहा है। इसके बहुत पीछे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा हुआ होता है जिसने आपके शऊर और लाशऊर को तब्दील कर दिया होता है। आप जब तक वो गिराह नहीं खोलेंगे आप आगे नहीं बढ़ सकते। मैं आपको मिसाल देता हूँ। माँ बाप होते हैं, उनके 4 बच्चे होते हैं, 6 बच्चे होते हैं, 3 बच्चे होते हैं। अब हर बच्चे की पर्सनैलिटी बिल्कुल अलग होती है। 2 भाई आपस में बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ होते हैं। बड़ी हैरत होती है देखने के बाद कि एक भाई इतना सच्चा और ईमानदार है और एक भाई देखो कैसे काम कर रहा है। एक भाई पढ़ाई में इतना आगे निकल गया, एक भाई पढ़ के ही नहीं दे रहा। तो ऐसा कैसे होता है कि एक ही माँ ने दोनों को जनाए, एक ही बाप के साथ परवरिश पाइए, एक ही ख़ानदान में रहें, एक ही घर के अंदर रहें, एक जैसे मोहल्ले में पले बढ़े, एक जैसे दोस्त थे, एक जैसे कज़न्स थे, सेम स्कूल के अंदर गए, तो पर्सनैलिटी में इतना फ़र्क कैसे आ गया? तो उसमें हमें ये ज़रूर देखना चाहिए कि जिस वक्त वो बच्चा पैदा हुआ और वो बढ़ रहा था, 7 साल बच्चे के इनिशियल लाइफ के बड़े फॉर्मेशन ईयर्स होते हैं। उसमें तमाम तरह इन्फ्लुएंस हो रहता है। उस वक्त माँ बाप के ऊपर क्या गुजर रही थी। मिसाल के तौर पर आपकी उम्र है 22 साल, 23 साल और आप माँ के बगैर एक दिन भी नहीं गुजार सकते। आपको चाय चाहिए, आपको बिस्तर पे नाश्ता चाहिए, आपको कपड़े धुले हुए चाहिए, आपको अच्छा पका हुआ खाना चाहिए। तो अपने माँ बाप से ज़रूर मिलें, उनसे पूछा करें कि जी आपकी किस उम्र में शादी हुई, दादा दादी कहाँ थे, नाना नानी कहाँ थे। तो शायद आपको पता लगे कि 22 साल की उम्र में जहाँ आपका एक दिन माँ के साथ नहीं, माँ के बगैर नहीं गुजर सकता, उस उम्र में तो आपके वालिद साहब की वालदा फौत हो चुकी थी, यानी आपकी दादी का इंतकाल हो गया था। अब अपने आप को उधर रख के सोचिए कि अगर आज मेरी माँ दुनिया में ना रहे तो आगे की ज़िंदगी कैसे गुजरेगी, और वो ज़िंदगी आपके बाप ने गुजारी है। इसी तरह माँ से देखें, जब नई नई शादी होती है, कपल बड़ा यंग होता है, तो उनको अपने करियर की बड़ी परवाह होती है। माँ पूरी कोशिश करती है कि घर के अंदर वो रहे, अपना लोहा मनवा सके, अपनी इज़्ज़त कायम रख सके, सास ससुर के सामने, नंद देवर जेठानी भावज जो भी सारे रिश्तेदार हमारे बहुत सारे होते हैं, उन सब के सामने। तो उसमें मुसलसल लगी हुई होती है और ज़ाहिर बात है उसका एक टोल होता है। इतनी ज़्यादा मेहनत करने के बाद उसके पास टाइम कम बचता है अपने लिए, तो ज़ाहिर बात है अपनी ज़्यादा केयर नहीं कर सकती, अपनी सेहत का ख्याल नहीं रख पाती और लामहला उसका असर बच्चे के ऊपर होता है, जो अमूमन पहला दूसरा बच्चा होता है। बाप इस वक्त करियर के अंदर होता है, तो वो काम कर रहा होता है, जॉब कर रहा होता है, जॉब में तरक्की जा रहा होता है, बच्चे के बाद और फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाती हैं तो उसके ऊपर लगता है, तो उसका ज़्यादातर टाइम घर से बाहर गुजरता है। अब जब दूसरा बच्चा होता है, अब इस वक्त करियर के अंदर थोड़े से मामूली से स्टेबल हो चुके होते हैं, तो ये कोशिश करते हैं कि तमाम चीज़ें जो पहले बच्चे से मिस हो गई हैं वो दूसरे बच्चे को दे सकें। तो अब देखिए कि उमूमन जो बाद में आने वाले बच्चे हैं उनके पास पहले बच्चे की निस्बत ज़्यादा खिलौने होते हैं, ज़्यादा चीज़ें होती हैं घर में एंजॉय करने के लिए, उनको ज़्यादा टाइम मिलता है। आखिरी बच्चा जो सबसे ज़्यादा लाडला होता है, क्योंकि उस वक्त तक माँ बाप बड़े स्टेबल कर चुके होते हैं या मिड लाइफ क्राइसिस से गुजर रहे होते हैं, तो आपस में लड़ रहे होते हैं। मेरा एक दोस्त है अब्दुल्ला, वो जब भी किसी से मिलता है काउंसलिंग के लिए या मॉनिटरिंग के लिए कोई इसके पास आता है, तो यही सवाल पूछता है कि जी आप अपने अम्मी अब्बू के बारे में बताइए, आप किस शहर में पैदा हुए हैं, आपकी उम्र क्या है, घर में आपके साथ कौन रहता है, माँ बाप आपके हयात हैं, उनकी उम्र क्या है, किस उम्र में उनकी शादी हुई थी। तो बंदे उसके ऊपर बड़े तब जाते हैं कि भाई मैं अपनी बात करने आया हूँ, अब मेरे माँ बाप का इंटरव्यू लेने के लिए बैठ गए। तो वो बोलता है कि जब तक मैं मैप नहीं करूँगा मुझे पता नहीं चलेगा कि आप किस फ्लो से गुजर कर आ रहे हैं। शेयर की भी अलग अलग साइकोलॉजी होती है। क्लियरली एक बंदा सक्खर में पैदा हुआ है, एक बंदा करक के अंदर पैदा हुआ है, दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा। हम लोग कराची में, हमारी जब नए नए जवान हुए थे तो जवानी थोड़ी सी कराची में गुजरी पढ़ाई के सिलसिले में, तो उस वक्त MQM का हकीकी का दौर होता था। तो कराची में बहुत सारे नोगो एरियाज़ बने हुए थे, रात एकदम से फायरिंग शुरू हो जाती थी, हम लाइटें बंद करके ज़मीन के ऊपर लेट जाते थे। तो ये हकीकी का नोगो एरिया है, वो लांडी के अंदर वन में मेंटल चौक से बाबर मार्केट तक जाता था। तो वहाँ पे शाम 7 बजे के बाद आपको जा नहीं सकते थे, वरना पकड़ के आपको मारते थे। इसी तरीके से मलिर खोखरा पार्ट साइड के ऊपर आप चले जाएँ कोसा टाउन के इलाके में, तो वो MQM का था।
सामने आपके बंदे मार दिए जाते थे। मैं एक दफ़े बाल कटवा रहा था गुलशन इकबाल 13C में, और कोई ज़्यादा पुरानी बात भी नहीं है, ये 2001 की है, मेरी शादी से कुछ दिन पहले की। तो वहाँ पर बार्बर शॉप के ऊपर वो बराबर मेडिकल स्टोर था, वहाँ पे वो पर्ची देते थे भत्ते की, वो लेने के लिए आए, बंदे ने पैसे भी दे दिए। उसकी छोटी सी बच्ची मेडिकल स्टोर वाले की उसकी गोद में थी, तो उसका निपल गिर गया, तो नीचे झुका उसका निपल उठाने के लिए। जो साहब पैसे लेने के लिए आए थे वो समझे कि वो कोई गन वगैरह उठा रहे हैं, तो उन्होंने वहीं पे उनको शूट करके मार दिया, बिल्कुल हमारे सामने, आंखों के सामने। और वो इतना ट्रोमाटाइज किस्म का एक्सपीरियंस था कि उससे बाहर निकलने में जब तक काउंसलिंग नहीं ली, जब तक किसी मेंटर से जाके मिल नहीं गया, ये गिरा मेरी खुल नहीं सकी। तो जो डर होता है वो हमारे दिलों में बैठ जाता है। अगर बचपन के अंदर आपके घर में फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी रही है, पता ही नहीं खाना कहाँ से आएगा, और माँ बाप की लड़ाई इसी पे होती रही कि घर के पैसे पूरे नहीं पड़ते, अब ये फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी आपकी पूरी ज़िंदगी में इनबिल्ट हो जाएगी। आपके पास करोड़ों रुपये भी आ जाए ना, आप फाइनेंशियली इनसिक्योर होंगे, आपको ये लगेगा कि आप भूखे मरने वाले हैं, कोई चुरा लेगा या कोई ले लेगा, और आपका जो ज़िंदगी है उसमें पैसे की कमी हो जाएगी। फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी में जब तक काम नहीं करेंगे वो निकलेगी, वो डर नहीं निकलेगा। अगर आपकी माँ घर में पिटती रही है, उसे गालियाँ पड़ती रही हैं, धमकियाँ पड़ती रही हैं, तो वो एक डर खौफ आपके दिल में आ जाएगा। हम लोग जो पले बड़े होते हैं सिंध के अंदर, उस वक्त वो MQM के दौर के अंदर, तो एक डर हमारे दिलों में बैठा हुआ होता है कि, और अभी भी कराची के अंदर आप देख लें तो कौन सा कराची का बच्चा जिसको ये डर ना हो कि उसका मोबाइल फ़ोन छीन लिया जाएगा या पैसे लूट लिए जाएंगे। और अब कराची क्या, लाहौर कौन सा सेफ़ हो गया और पिंडी कौन सा सेफ़ हो गया है। लेकिन इसकी वजह से बहुत ज़्यादा आपकी साइकोलॉजी के ऊपर असर पड़ता है, जिसको आपको जाके बैठना पड़ता है, देखना पड़ता है, और किसी मेंटर से, किसी अल्लाह वाले से उन तमाम चीज़ों का सद्देबाप करना पड़ता है, वरना आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो अपने आप को पहचानने के लिए माँ बाप का इंटरव्यू कीजिए, अपने अम्मी अब्बू के पास जाइए, उनसे आगे पूछिए कि जी आपकी किस उम्र में शादी हुई थी, आपके घर में कितने लोग रहते थे, आप कितने पैसे कमाते थे जब मैं पैदा हुआ, मेरा भाई पैदा हुआ, बाकी लोग पैदा हुए, आपस में आपकी लड़ाई होती थी नहीं होती थी। कुछ तो आपको याद भी होगी, ज़ाहिर बात है, तो आप तो वैसे भी उसको वैलिडेट कर सकते हैं। उन चीज़ों को लिख लीजिए, और इन डायरीज़ को लिखने से आपको फ़ायदा होगा कि आप देखेंगे किस किस्म के एनवायरनमेंट से आप गुजर कर आ रहे हैं, तो आपको क्लियरली पता चलेगा कि आप में फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी है या नहीं है, आप में डर और खौफ है या नहीं है, आपका ताल्लुक़ अल्लाह से है या नहीं। आपने पूरी ज़िंदगी माँ बाप को वीडियोस पे और टीवी ड्रामों पे देखा, एक्सक्यूज़ मी, तो आप किस तरीके से जानामाज़ के ऊपर आएंगे। आपने पूरी ज़िंदगी माँ बाप को जानामाज़ पे देखा, तहज्जुद साथ पढ़ते हुए देखा, तो तहज्जुद इनबिल्ट होकर आप में आ जाएगी, आप उससे ज़्यादा दूर भाग नहीं सकते। आप कुछ भी कर लें, पलट के आप जानामाज़ के ऊपर ज़रूर आएंगे। लेकिन अगर ये आप समझ लेंगे तो आपको उससे पता चल जाएगा कि आपकी ज़िंदगी में क्या क्या कमियाँ महरूमियाँ रह गई हैं, और फिर आप हल्के हल्के उसके ऊपर काम कर सकते हैं। आप जाके बोल सकते हैं किसी को कि जी मैं हमेशा फाइनेंशियल इनसिक्योर फील करता हूँ, मैं हमेशा डिप्रेस फील करता हूँ, मुझे हमेशा लगता है कि कोई दोस्त रिश्तेदार कोई बाहर का बंदा आके मुझे नुकसान पहुंचा देगा, मुझे हमेशा यही लगता है कि पैसा पूरा नहीं पड़ेगा, मैं हमेशा डरा रहता हूँ, कोई बड़ा काम नहीं कर सकता, मैं शाम 7 बजे के बाद घर से बाहर नहीं निकलता कि फायरिंग ना हो जाए। तो इसके ऊपर ज़रूर काम कीजिए। माँ बाप के बारे में जितना ज़्यादा जानेंगे, अपनी लाइफ को उतना ज़्यादा समझने में आपको मदद मिलेगी। लोग बोलते हैं उम्र कि हमने फ़लाँ किताब पढ़ी हुई और फ़लाँ किताब पढ़ी हुई है, तो उनको बोलता हूँ सबसे पहला काम ये करो, अपने माँ बाप को हिफ्ज़ कर लो। जो काम किया, जो ज़िंदगी गुजारी, आपको फिंगर टिप्स पे याद होनी चाहिए। जब भी माँ बाप की कोई चीज़ याद आए, मिसाल के तौर पे अब्बू जुम्मे के दिन जाते थे, तो आप कोशिश करें उसी टाइमिंग पे जुम्मे पे चले जाएं। अगर वालिद साहब आपके वापसी पे फ्रूट लेके आते थे, तो वापसी पे रेडी से आप फ्रूट ले लीजिए, और जब वालिद साहब की कोई भी बात याद आए तो उनको 3 दफ़े कुल हुवल्लाह पढ़ के, अलम शरीफ पढ़ के बख्शवा दीजिए। माँ की जब भी कोई बात याद आए उनको बख्शवा दीजिए। एक दोस्त के साथ सफ़र हुआ, कोई गाना आया पुराना, तो कह रहा है मेरे अब्बू ये सुनना करते थे, तो मैंने उसको बोला गाना स्टॉप कर और उनको कुछ सूरतें पढ़ के बख्शवा दे, बजाय उस गाने को एंजॉय करे कि उन्हें भी गुनाह मिले तुम्हें भी गुनाह मिले, वो गुनाह जारिया बन जाए। इसको सदका जारी में कन्वर्ट कर ले। हो गई गलती, चले ठीक है, कोई हो गया मसला, सुन लिया होगा कभी, तो उसका जिक्र नहीं करना चाहिए। और जब भी इस तरह का कोई भी ख्याल आए, कोई ज़िंदगी में ऐसी चीज़ रिपीट हो जिसका ताल्लुक़ माँ या बाप से हो, तो उनके लिए दुआ कर लीजिए। और ऐसा आप जब कर सकेंगे जब माँ बाप आपको हिफ्ज़ हो जाएंगे। तो आपको छोटा सा होमवर्क है, आज के बाद आपने कोशिश करनी है कि माँ बाप को हिफ्ज़ कर लीजिए। मेरे वास्ते दुआ कीजिएगा। मैं हूँ आप सबका ज़िशान उस्मानी।